वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ना, ठीक है। देखिए कांस्टेंट फोर्स के लिए फॉर्मूला फिजिक्स में हमें पता है। वो फॉर्मूला क्या है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और उसको हम डिस्प्लेस करा दें तो हम एक काम पूछ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां कराई है। मतलब कि वर्क डन जब हम करते हैं किसी बॉडी पर तो वर्क डन कहां से कहां, ये जरूरी होता है। और जब हम वर्क डन कर लेते हैं तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि कितनी फोर्स लगाई और कितना डिस्प्लेस हुआ। और जब मैं ऐसा फॉर्मूला लिखूं तो ऑटोमेटिक समझ जाओ कि एंगल कितना बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, 0 डिग्री। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई डायरेक्ट लगा दिया, कोई वेक्टर नहीं है। ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, कांस्टेंट फोर्स के लिए। और फिजिक्स में हम यही करते हैं। क्या मीनिंग होती है कांस्टेंट फोर्स की, तो सुनो। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रेस करते हैं या धक्का लगाते हैं, यहां पर जितनी फोर्स है वो फोर्स कंटिन्यूस सेम रहती है। जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, वो फोर्स बढ़ नहीं सकती। एक मास पर वो जितनी फोर्स लग रही है वो फोर्स कंटिन्यू लगती जाएगी। तो ये कांस्टेंट फोर्स के थ्रू एक वर्क डन है। लेकिन अब हमारी फिजिक्स में फोर्स कांस्टेंट रहे ऐसा तो जरूरी नहीं है। देखो एक एग्जांपल ये भी है कि जब किसी स्प्रिंग को प्रेस करते हैं, ऐसे पकड़ के कंप्रेस करते हैं, तो जितना हम उसको और पास लेकर आते हैं फोर्स बढ़ानी पड़ती है। जैसे यहां से अगर हम फोर्स लगाएं तो हमें कम फोर्स लगेगी। स्प्रिंग दब चुकी है, ठीक, स्प्रिंग दब चुकी है, और दबाएंगे तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। जब स्प्रिंग और दब जाएगी एकदम, तो और दबाने के लिए फोर्स अब और ज्यादा करनी पड़ेगी। तो मतलब क्या कि हमें फोर्स बार बार बदलनी पड़ रही है। फोर्स हम लगा रहे हैं वो वेरिएबल फोर्स है। अब हम चाहते हैं कि जब फोर्स लगाओ तो वर्क डन होता है, चाहे वो कांस्टेंट है चाहे वो वेरिएबल हो। शर्त यह है वर्क डन के लिए कि इसकी लोकेशन जैसा हम चाहते हैं वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जो फोर्स है वेरिएबल, वहां पर कांस्टेंट। और फिजिक्स में केवल और केवल हमें कांस्टेंट फोर्स के लिए ही फॉर्मूला आता है, वेरिएबल फोर्स के लिए नहीं आता। अगर ऐसा है तो हमने सोचा कि जब स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो इसको कांस्टेंट फोर्स में बदल लो। कैसे बदलेंगे, तो सुनो। जब इसको प्रेस किया थोड़ा सामने तो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, दबाया थोड़ी सी डिस्प्लेस हो गई। वो जो थोड़ी सी डिस्प्लेस हुई उस फोर्स को हम बोलेंगे कांस्टेंट फोर्स। उसके बाद जब डिस्प्लेस हुई तो फोर्स बढ़ानी पड़ी, लेकिन इसके बाद भी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये फोर्स उसके लिए कांस्टेंट। तो हर एक छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए हर एक कांस्टेंट फोर्स, ये ठीक है। तो हमने क्या रूल बना लिया कि छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। और जब छोटे से डिस्प्लेसमेंट किया, ये इतना सा डिस्प्लेसमेंट किया, तो वर्क डन भी कितना होगा, इतना। कहां से कहां तक है ये, यहां से लेकर यहां तक, मतलब x1 से लेकर x2 तक, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें एक रूल पता है कि जब छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा कर लो तो टोटल बन जाती है। तो इकट्ठा करने का तरीका क्या है, कैलकुलस। तो हम इसको कैलकुलस के मेथड से इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां पर इंटीग्रेट, यहां पर इंटीग्रेट। और हमें एक रूल पता है कि फोर्स को इंटीग्रेट करना है डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में। फिर से इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमें फोर्स को इकट्ठा करना है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट आगे लेकर आएंगे उस हिसाब से फोर्स को इकट्ठा करना है। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे मैथमेटिकल तरीके से, तो फोर्स के रूप में डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। इसीलिए हम फोर्स के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट को ढूंढते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। फोर्स m इंटू ए, अभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट m इंटू dv अपॉन dt, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, अभी डिस्प्लेसमेंट आ सकता है इसके बाद, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसको एक बार रख के देखते हैं यहां पर। तो
क्या होने वाला है, m dv अपॉन dt इंटू में dx। ठीक है, अब एक रूल यहां से हम चेंज कर सकते हैं, वो देखो क्या, ये dx अपॉन dt जब हम डिस्प्लेसमेंट को चेंज करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो क्या देता है, वेलोसिटी। तो हम ना इसको यहां से हटाकर वेलोसिटी लिख लेते हैं, तो क्या बन जाएगा ये देखते हैं। तो dw इसको हमने w1 से w2 तक इकट्ठा कर लिया, तो टोटल वर्क डन हो गया। कहां से कहां तक मानो, चलो 0 से w तक। जब स्प्रिंग को दबाना शुरू किया, 0 दबा के लेकर आए w वर्क डन। तो जब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये बन जाएगा w, और इसके बारे सोचते हैं, m कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हमें इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें बदलती हैं उसी के लिए कैलकुलस बनता है, जो चीजें वेरिएबल होती हैं। तो m कांस्टेंट और ये बन जाएगा v और वो dv। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे कहां से कहां पर, तो इसको इकट्ठा कर लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। अगर यहां पर वेलोसिटी तो इंटीग्रेशन भी वेलोसिटी का। ठीक है, इंटीग्रेशन अब करते हैं स्टार्ट। तो m इसको इंटीग्रेट करेंगे तो रूल हमें पता है, रूल क्या है, इसकी पावर कितनी है 1। तो इंटीग्रेट को हम सॉल्व कर लेंगे और इंटीग्रेशन हटा देंगे तो ये आ जाएगा पावर 1 + 1, इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो ये 2 बन जाएगा और ये यही पावर डिवाइड बन जाएगी। और इसकी रेंज लिमिट u से v। आगे क्या होगा, ये चीज क्या है w। अब रेंज को हमें रखना आता है। रेंज कैसे रखते हैं, किसी भी लाइन को अगर हम देखें, ये 10 से स्टार्ट है और ये 5 पर है, इसकी रेंज क्या है 10 - 5 5 सेंटीमीटर, 10 माइनस किया। यहां पर भी देखो कि w = m, पहले ये रखेंगे तो v की जगह पर v² / 2 और रेंज है तो माइनस लगाएंगे। फिर v की जगह पर क्या u रखेंगे तो v को हटा के u² / 2। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ½ mv² - ½ mu²। और यही चीज क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन कोई सा भी हो, चाहे कांस्टेंट फोर्स है चाहे वेरिएबल फोर्स है, वो नहीं बदलेगा। कांस्टेंट फोर्स के कारण जब हमने कांस्टेंट फोर्स से जब वर्क डन निकाला था तो फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां से एक इंपॉर्टेंट रूल मिलता है कि कभी भी एनर्जी को कैलकुलेट करना हो तो पहले आप एक फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला आप लिख लो एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। यहां से जैसे जैसे डिमांड वैसा वैसा पुट करते जाओ और जो आंसर आएगा वो वर्क डन भी होगा और एनर्जी भी होगा। अगर हम ऐसा माने कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ½ mv² ओनली काइनेटिक एनर्जी। और यही होता है कि जब हम किसी भी बॉडी को प्रेस करते हैं, उसको जब हम प्रेस करके छोड़ देंगे तो वो तुरंत भागते हुए आएगी, तो वो क्या चीज है उसकी, काइनेटिक एनर्जी। देखो जैसे हमने कई बार ऐसे गेम भी खेलते हैं कि एक स्प्रिंग पर एक बॉल को फंसा के ऐसे दबा देते हैं, ठीक, फिर जैसे ही हाथ हटाते हैं तो बॉल एकदम से तेजी से जाती है। क्या हो गया इसमें ये हो गया कि बॉल को जब दबा के रखा हमने तो वो क्या थी उसकी पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही रिलीज कर दिया वो क्या बन गया उसकी काइनेटिक एनर्जी। अच्छा एक बार छोटा सा और देखते हैं स्प्रिंग के केस में। एक स्प्रिंग, इसको जब प्रेस करेंगे हम तो क्या होने वाला है, मानो कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट हमने बांधा हुआ है, ये इसको हम प्रेस करते हैं ये इस तरह से, एक्सटर्नल फोर्स, तो ये आगे की तरफ जाएगी। यहां पर ये सोचो कि इस ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्स काम कर रही है। जब इसको हम प्रेस करते हैं स्प्रिंग एक फोर्स लगाती है, अपोजिट लगाएगी ना, अपोजिट फोर्स। वो फोर्स कितनी होगी, देखो
जितना हम इसको प्रेस करेंगे स्प्रिंग भी उतना ही फोर्स लगाएगी, जिसको हम टेंशन बोलते थे। और अभी इस केस में क्या बोलेंगे, उसी टेंशन को बोलेंगे फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। तो यहां से जो फोर्स लग रही होगी वो क्या होगी, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। और ये सेम होगी, इक्वल, क्योंकि रिएक्शन फोर्स है, टेंशन। तो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू स्प्रिंग फोर्स। ये होती कितनी है, तो स्प्रिंग फोर्स होती है एक स्प्रिंग कांस्टेंट के इनटू में डिस्प्लेसमेंट और एक माइनस। क्यों ऐसा होता है, तो सुनो, स्प्रिंग फोर्स कितनी होगी, कितनी ज्यादा होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को हम कितना दूर लेकर आते हैं। यहां से दबाया, थोड़ी सी फोर्स किसने लगाया, स्प्रिंग ने। और दबाया, हमने ज्यादा फोर्स बढ़ाई तो स्प्रिंग भी ज्यादा फोर्स बढ़ाएगा। और दबाया, हमने भी ज्यादा फोर्स लगाई तो स्प्रिंग भी ज्यादा फोर्स लगाएगी। वेरिएबल फोर्स है। यहां पर जो स्प्रिंग की फोर्स है वो डिपेंड करती है कि कितना हमने डिस्प्लेसमेंट किया। ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करेंगे स्प्रिंग फोर्स भी ज्यादा होगी, ठीक। और हम एक बात और जानते हैं कि अगर इसको हटाते हैं साइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है और मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओ तो उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इक्वल एंड कांस्टेंट। और यही कांस्टेंट होता है स्प्रिंग की प्रॉपर्टी। क्या है स्प्रिंग की प्रॉपर्टी, तो हम जानते हैं कि अलग अलग स्प्रिंग होती हैं, उनकी दबने की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, ठीक है। तो अलग अलग स्प्रिंग उनकी दबने की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, इसीलिए हमने यहां पर के रखा है। और के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसीलिए हमने क्या लिखा, इसको हमने लिख दिया के इंटू एक्स। और ये चीज क्या है, इसके अपोजिट। सही कहा मैंने। हम अक्सर कई बार एक काम करते हैं, जब वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तब हम ये लिखते हैं कि वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हम फोर्स को हटा के माइनस के एक्स लिख देते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स, तो हम लिखते हैं माइनस के एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर क्यों आया ये आपको पता लग गया। ये माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि ये जो फोर्स है, जो हम कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को वर्क कराते हैं तो हमेशा कौन सी फोर्स होती है, एक्सटर्नल। वर्क डन कराने वाली फोर्स एक्सटर्नल, याद रखो। कभी भी फोर्स कराओ तो कभी भी वर्क डन कराओ तो फोर्स कौन सी लगेगी, हमेशा एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल फोर्स कितनी है, हमने कितना दबाया, हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता हमें, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, हमें इसलिए नहीं पता। तो हमने इसको इससे रिप्लेस कर दिया, इसको इससे रिप्लेस कर दिया। तो एक्सटर्नल फोर्स की जगह पे क्या लिख दिया, माइनस के एक्स। समझ में आया, इसलिए हमने लिखा माइनस के एक्स, फिर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो ये आपका वर्क डन है, इतना वर्क डन होगा। अब ये तो हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट की बात, फोर्स वेरिएबल है, ये भी हम जानते हैं। तो हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी आएगी जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। कैसे कैसे और क्या क्या होगा उस बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स जो मैंने आपके सामने इंटीग्रेशन किया, असल में ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। क्यों है इनकम्प्लीट, क्योंकि हम जो फिजिक्स में फॉर्मूला जानते हैं, इट इज ओनली फॉर कांस्टेंट फोर्स, लेकिन ये फोर्स वेरिएबल है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के नहीं कर सकता हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन। क्या मैंने इंटीग्रेशन किया, नहीं। अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो, छोटा सा वर्क डन, कितनी फोर्स एफ और ये dx। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए एक फोर्स कांस्टेंट है, इतना डिस्प्लेस किया वो फोर्स कांस्टेंट, अगले डिस्प्लेसमेंट के लिए अगला कांस्टेंट, फिर अगले डिस्प्लेसमेंट के लिए अगला कांस्टेंट। अब यहां से इसको रिप्लेस करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स कितनी नहीं जानते, तो माइनस के एक्स, इससे रिप्लेस कर दिया हमने। कौन सी है ये, एक्सटर्नल।
ये देखो इक्वल एंड अपोजिट है ना ये दोनों, इसलिए। और ये dx दोनों डिस्प्लेसमेंट है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होने वाला है, dw बन जाएगा w, k कांस्टेंट है, माइनस भी बाहर, तो माइनस k बाहर, x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x dx। अब आगे की कहानी हम जानते हैं, वो क्या होगी, इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखो x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट लगा दो, कहां से कहां तक, x1 से x2 तक, x1 से x2 तक। डिस्प्लेसमेंट किया, यहां से स्टार्ट किया, यहां तक लेकर आ गए, तो जितना दूर तक लेकर आएंगे उतना टोटल वर्क निकालेंगे, है ना। यहां से यहां तक लेकर आए तो यहां से यहां तक के लिए वर्क, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, w इक्वल्स टू माइनस के, इंटीग्रेशन कर लेंगे तो x की पावर 1 है ये, तो पावर 1 ऐड हो जाएगी, तो x की पावर 2, और यही पावर डिवाइड में आ जाएगी सेम, और लिमिट x1 से, और जब फॉर्मूला रखेंगे तो पहले x2 रखेंगे, x2 का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस x1 स्क्वायर अपॉन में 2, ये कंप्लीट है, समझ में आया, ये है कंप्लीट आपका। तो हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स वन स्क्वायर, हमेशा यही करना है। और क्यों करना है ये, बिकॉज दिस इज वेरिएबल फोर्स। आया समझ में, ये वेरिएबल फोर्स है। अब एक छोटा सा एक और देखो, इसी से साथ जुड़ा हुआ, एक और कंसेप्ट जो फिजिक्स में बहुत मायने रखता है, और वो क्या है, एनर्जी के बारे में। ये एक फिजिक्स में ऐसा कंसेप्ट है जो आज तक जल्दी किसी को क्लियर नहीं होता, पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं, लेकिन होता क्या है ये अब थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे खूबसूरत टॉपिक एनर्जी के बारे में क्या होता है, तो थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। चलो एक बार आप सोच के देखो, व्हाट इज एनर्जी। तो हम एनर्जी के लिए अलग अलग डेफिनेशन बना लेंगे, लेकिन एनर्जी वाकई में क्या होती है, क्या ये मेरे हाथ में चौक है इसको एनर्जी बोलते हैं, कि इस बोर्ड को एनर्जी बोलते हैं, या जो मैंने माइक लगाया उसको एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी कहते किसे, कैसी दिखती है, इसका घर कहां पर है, ये रहती कहां पर है, ये सब बातें जाननी है। नेचर में इसको कैसे देख पाएंगे, कैसे इमेजिन कर पाएंगे, इट इज इंपॉर्टेंट। तो हर एक बात का डेफिनेट आंसर निकालना ये हम सबका काम है, एक फिजिसिस्ट का काम है। चलो तो सोचते हैं एनर्जी के बारे में। देखो हम अक्सर जब भी किसी लोगों को देखते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि ये बहुत एनर्जेटिक दिखता है। मानो कि आपको कोई काम करवाना है, एक आदमी लेजी है, एक आदमी फुर्तीला है। ये आपको कैसे पता चला कि लेजी और फुर्तीला है, आपने उसको देखा कि एक सुस्त सा है और एक एनर्जी से भरा हुआ भरपूर, तो आपने क्या अंदाजा लगा लिया कि ये इंसान ज्यादा काम कर सकता है। जो फुर्तीला है, जिसमें वो दिखता है आपको कि हाँ ये फुर्तीला है, ये ज्यादा काम कर सकता है क्योंकि इसकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी है। और वही जो लेजी है वो काम उतना नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं दिखाई देती है। तो आपने यहां से क्या पता लगा लिया, आपने ये देख लिया कि किसी इंसान के कैरेक्टर को देखकर, किसी इंसान के बिहेवियर को देखकर आपने ये पता लगा लिया कि वो काम कर पाएगा कि नहीं। इसीलिए हम एनर्जी को भी क्या आपसे सोचेंगे कि एनर्जी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी इंसान का एक कैरेक्टर शो करती है, प्रॉपर्टी शो करती है। शो करती है कौन सी प्रॉपर्टी, तो आंसर है वो प्रॉपर्टी जिसके कारण हम बता पाएंगे कि वो इंसान वर्क करने के लिए एबल है कि नहीं है। ठीक है, तो एनर्जी क्या है, एनर्जी शोज कैरेक्टरिस्टिक of object
so that it can be decided, ठीक है। तो एनर्जी सोर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट, एनर्जी सोर्स कैरेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट so that it can be decided whether objects have ability to do work or not, कि वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इस बात को हम बोलते हैं कि वो ज्यादा एनर्जेटिक है। एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो हम डेली देखते हैं और देखकर समझ जाते हैं। देखो क्या, अगर दो गाड़ियां सड़क पर चलती हैं तो दोनों गाड़ियों को हमने बड़े ध्यान से देखा, समझ लिया। एक की रफ्तार 80 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की रफ्तार 30 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों की रफ्तार से हमने एक कैरेक्टर देख लिया, एक बिहेवियर देख लिया, वो ये, अगर ये दौड़ती हुई जाएगी और किसी से टकराएगी, इसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, इसके टकराने से बहुत तेजी से आवाज आएगी, इसके टकराने से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो हमने पता लगा लिया इसके कैरेक्टर को देखकर। तो जो हमने अभी कैरेक्टर को देखा वो कैरेक्टर कौन सा है? स्पीड को देखकर पता लगाया। तो स्पीड का कैरेक्टर पता लगाकर, किसी की स्पीड को देखकर हमने क्या पता लगाया कि उसके अंदर कितनी एबिलिटी है काम करने की। जिसकी स्पीड हमें ज्यादा दिखती है वो ज्यादा काम कर पाएगी। कैसे काम कर पाएगी? मानो हमारा काम है कि किसी दीवार को तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो एक कार, हमें कार के टकराने से तोड़ना है कि कार टकराएगी, दीवार टूटेगी। एक कार बहुत तेजी से आ रही है, दूसरी कार बड़ी धीरे आ रही है, ठीक है, और दोनों का दोनों साइज एक जैसा है। तो दोनों को देखा और यह समझ लिया कि जो तेजी से चल के आ रही है वो तोड़ पाएगी, उसके अंदर एबिलिटी है काम करने की। चलो मानो मैंने कहा एक की रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर है और एक की रफ्तार 50 किलोमीटर पर आवर है। मैं कहता हूं कि ये वाली बॉडी ज्यादा तोड़ पाएगी, किसी दीवार को ये आसानी से तोड़ पाएगी। क्यों तोड़ पाएगी? तो सुनो, मैंने अभी कहा था कि स्पीड को देखकर पता लगाना है, करेक्ट, लेकिन अभी मैं कह रहा हूं स्पीड कम है तो ये तोड़ पाएगी ज्यादा अच्छे से। क्यों तोड़ पाएगी? तो सुनो, यहां पर मैंने कहा कि ये बॉडी हैवी है, ये बुलडोजर है, और ये एक छोटी सी बाइक हल्की है ये। तो अभी क्या पता लगा कि किसी बॉडी के पास मास और स्पीड, ये दोनों का दोनों, हम इसको देखकर पता लगाएंगे कि वो तोड़ पाएगी कि नहीं। छोटी छोटी भाषा में कहें तो मास और स्पीड, ये चीज क्या होती है? मोमेंटम। तो किसी बॉडी का मोमेंटम देखकर हम बता पाएंगे कि वो कितना काम कर पाएगी, ठीक है, और जितना काम वो कर पाएगी उसी को क्या बोलेंगे? इसके अंदर ज्यादा एनर्जी है। तो ये जो कैरेक्टर था कि मोमेंटम को देखकर पता लगाओ, स्पीड को देखकर पता लगाओ, अगर मास सेम है, इसका भी मास इसका भी मास, तो किसको देखेंगे? स्पीड को। अगर दोनों का दोनों अलग है तो हम मोमेंटम देखेंगे। अभी छोटा छोटा मान लेते हैं कि मास सेम है, तो स्पीड को देखकर क्या पता लगाया? इसकी एनर्जी ज्यादा है, और इसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? तो ये जो काइनेटिक एनर्जी हमने देखी, इट शोज कैरेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड व्हाट कैरेक्टर? स्पीड का कैरेक्टर, मोमेंटम का कैरेक्टर। उसकी वजह से हम डिसाइड कर लेंगे कि काइनेटिक एनर्जी किसके पास ज्यादा है, और जिसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वो ज्यादा काम कर पाएगी, ठीक है। अच्छा, देखो बहुत छोटी सी बात है लेकिन समझने वाली बात है कि मोमेंटम को देखकर भी पता लगा सकते हैं, स्पीड को देखकर भी। स्पीड को कब देखना है? जब मास सेम है। मोमेंटम को कब देखना है? जब अलग अलग है मास और वेलोसिटी भी। तो काइनेटिक एनर्जी किससे डिसाइड होती है?
काइनेटिक एनर्जी डिसाइड होती है मोमेंटम से, कितना मोमेंटम उसके पास है। ऐसे कर सकते हैं डिसाइड। देखो हमने कहा कि किसी के पास कितना मोमेंटम है, mv। हमने v को एक यहां मल्टीप्लाई कर दिया, एक यहां कर दिया, तो ये क्या बन गया, mv स्क्वायर। और इसी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ये मोमेंटम से पता लगा लिया। लेकिन आप तो जानते कि इसमें हाफ होता है, तो 1/2 कहां गया। तो सुनो 1/2 कहां गया। मानो कि किसी बॉडी को अगर हम देखा तो वो पहले रेस्ट पर थी, ठीक है, वो चलना शुरू करती है, रेस्ट पे थी, वो चलना शुरू करती है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर। सही कहा मैंने। इनका एवरेज कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर नहीं, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी mv स्क्वायर। इनका एवरेज कितना होगा, एवरेज होगा ये। मानो कि कोई बॉडी पहले से ही उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, और अब एवरेज कितना होगा, समझ में आ रहा है ना आपको। तो ये एवरेज होता है जो मैंने अभी किया। जब वो रेस्ट पर पहले से कुछ, रेस्ट पर नहीं थी, उसके पास पहले से कुछ एनर्जी थी, और जब रेस्ट पे होगी तो हाफ mv स्क्वायर आ जाएगा। और दुनिया में ज्यादातर चीजें रेस्ट से ही चलती हैं। बीच में से काइनेटिक एनर्जी बदल दोगे तो आपको ध्यान लगाना है कि अगर आपने बीच में से बदल दिया तो पहले भी एनर्जी थी, बाद में भी एनर्जी है। तो ये सब फिजिक्स की बारीकी हमें पकड़नी है, जो हमें छोटी छोटी बारीकी को समझना है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर आप न्यूमेरिकल करोगे और न्यूमेरिकल में कुछ इस तरह की कंफ्यूजन आई तो आप समझ जाओगे इजीली कि वो कौन सी एनर्जी कौन सी नहीं। यहां पर हम एक बात और समझते हैं जिसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, वो ये हाईलाइट कर लेते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी हमें कैसे करनी है, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी इज डन बाय वर्क डन फॉर्मूला। अगर आपको कोई भी एनर्जी निकालनी है तो पहले क्या करोगे, एनर्जी को निकालने के लिए पहले आप वर्क डन का फॉर्मूला रखोगे, फिर ये चेक करोगे कि वो कौन सी एनर्जी है, कांस्टेंट फोर्स के कारण कि वेरिएबल फोर्स के कारण। ये सब बातें चलो मानते हैं अभी कि वो कांस्टेंट फोर्स के कारण है, तो क्या लिखेंगे फोर्स को, m इंटू ए एस, फिर m और ए एस को रिप्लेस कर दो, इसको हटा के क्या लिख दो, ये देखो आपने जानते हो, हाँ ये ए एस को निकालेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, और मैं इसको यहां लिख देता हूं ये, तो ये चीज क्या आ गई, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो वर्क डन के फॉर्मूले से क्या निकल के आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन को हम लिख सकते हैं इट इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको फिजिक्स में कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। आसान था कांस्टेंट फोर्स के लिए, वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स। तो आपको पता है वेरिएबल फोर्स के लिए dw f ds इंटीग्रेशन, फिर f को खोलेंगे तो सॉल्व करना है। तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। अब और देखते हैं आगे धीरे धीरे। तो हमेशा जब भी एनर्जी की कैलकुलेशन करनी हो, कोई भी एनर्जी, वो हमें यही यूज करना है। हम बहुत सारी एनर्जी को जानते हैं, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, अलग अलग तरह की इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाँ वाटर एनर्जी, ठीक है। कोई सी भी एनर्जी हो, कितना वर्क कर रही है उससे कैलकुलेट करना। और ये कौन सा वर्क जो हमने चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ए से बी पर, बी से सी पर आओ। एक और देखो, एक ऑब्जेक्ट ये, इसके पास एनर्जी है, क्या सबूत है, तो आंसर है कि अपना हाथ नीचे लगा के देखो। अगर मैं ऐसे हाथ लगाऊंगा, छोड़ूंगा तो एक चोट लगेगी। इसके पास एनर्जी है, सबूत क्या कि हाथ लगाया तो छोड़ेंगे चोट लग जाएगी। चोट क्यों लगी, क्योंकि इसके पास एनर्जी थी।
इसके पास वो ताकत थी कि मुझे चोट लगा है। अब डिफरेंस समझो, मैंने इसको यहां रखा, छोड़ूंगा तो कम चोट लगेगी, ऊपर से छोड़ूंगा चोट ज्यादा लगेगी, और ऊपर से छोड़ूंगा चोट और ज्यादा लगेगी। तो आपको क्या पता लग रहा है कि जितनी जितनी हाइट पर ले जा रहा हूं मैं, यहां से यहां पर ऐसे ऐसे करके बढ़ा रहा हूं, तो चोट लगने की ज्यादा चांस है। यहां पर ले गया तो कैरेक्टर देखा आपने कि चोट कम लगेगी, यहां का कैरेक्टर बताता है चोट ज्यादा लगेगी, यहां का कैरेक्टर ज्यादा चोट। तो ये क्या कर रहे हैं हम, ये हम उस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड में ऊपर उठा रहे हैं, और जितनी हाइट पर ले जा रहे हैं उतना ही हमें चोट लगने का डर ज्यादा है। और ये कैरेक्टर हमने पहचाना कि इसको बोलते हैं कि किसी लोकेशन के कारण या लोकेशन बदलने के कारण इसकी जो एनर्जी बदल रही है, उस एनर्जी को क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ये तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन चेंज करो, पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी। और फील्ड के हिसाब से मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम करता है। अगर इसके पास मास नहीं है किसी कहीं भी ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास है तो फर्क पड़ेगा, लास्ट लेक्चर में था ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कहां की कैरेक्टरिस्टिक है, किसी लोकेशन की। किसी को हमने ऐसे लिया, ये मानो कि एक स्प्रिंग है हमारे पास, ठीक, किसी स्प्रिंग से मैंने ऑब्जेक्ट को बांध दिया, उसको मैंने दबा दिया यहां पर लाके। अब स्प्रिंग को छोड़ेंगे, स्प्रिंग इसको बड़ी तेजी से धक्का देगी आगे। अच्छा, आप क्या समझ गए, आपने समझा कि जब इसको यहां बांधोगे तो यह आराम से जाएगा। सामने दुश्मन टीम, यहां पर किसी चीज को तोड़ना है, यहां पर बांधा तो टूटता नहीं है, आपने पहले पता लगा लिया। यहां पर बांधा तो ये टूट जाएगा। ये आपने कैसे पता लगाया, इसका कैरेक्टर देखकर। यहां का कैरेक्टर बताता है कि ये टूट जाएगा, तो ये कैरेक्टर जो था इसकी एबिलिटी को बताता है कि ये कितना काम करेगा। और यहां पर जो ये कैरेक्टर है, जो इसकी एबिलिटी है, वो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग। स्प्रिंग के कारण तो है ना, ठीक है। अब ये देखो, मुझे किसी चीज को ब्रेक करना है, वो चीज यहां पर है, यहां से तोड़ूंगा, एक ऑब्जेक्ट यहां पर ए, एक यहां पर बी, एक यहां पर सी। तो आप इनका कैरेक्टर देख के बताओ कि कौन ज्यादा तोड़ सकता है, सी वाला। तो आपने क्या पता लगाया कि हाइट की वजह से हमने इसका एक और कैरेक्टर देख लिया, लोकेशन की वजह से। लोकेशन अलग है तो कैरेक्टर अलग अलग है, लोकेशन अलग अलग है तो इसकी काम करने की एबिलिटी भी अलग अलग है। तो लोकेशन की वजह से आना, लोकेशन की वजह से कैरेक्टर देखना, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो हम अलग अलग एनर्जी की कैलकुलेशन एक ही फॉर्मूले से कर सकते हैं। वो कौन सा, वर्क डन वाला। यहां पर बताओ कैसे करेंगे, पहले स्प्रिंग के लिए करते हैं, चलो। ओके, स्प्रिंग के केस में तो वेरिएबल फोर्स है, यहां पर जो एनर्जी आएगी वो कौन सी है, पोटेंशियल नो, और वेरिएबल फोर्स है, इसलिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला। और अभी हमने किया था लास्ट टाइम, अभी इससे पहले, जो फोर्स हम लगाते हैं वो एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल फोर्स कितनी नहीं पता। क्यों नहीं पता, वेरिएबल है। हमने जो फोर्स लगाया एक्सटर्नल, वो तो वेरिएबल है, तो कितनी लगाई फोर्स, 5 लगाई, 2 लगाई, 10 लगाई, 18, कितनी नहीं पता ना हमें। तो हमने इसको किस फॉर्मूले से निकाल दिया, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इसके इक्वल एंड अपोजिट कितनी होती है, तो एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस में एफ एस, और एफ एस कितना होता है, के एक्स। तो वहां पर इसको हटा देते हैं, ये एक्सटर्नल था, इसको रिप्लेस कर देते हैं, माइनस के एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कर लेते हैं। और कहां से कहां तक, कहीं से भी मान लो, 0 से लेकर x तक मान लो, हमारी मर्जी है, इसमें गिवन तो नहीं है ना, इसलिए हमारी मर्जी।
गिवन होता तो 2 to 10, 5 to 20, 8 into 19 ऐसे करके। तो ये बन जाएगा W और वो माइनस के बाहर और x dx, माइनस के x को इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाय 2 और लिमिट 0 से x, 0 से x, और जब x को रखेंगे तो यही आ जाएगा माइनस में हाफ के एक्स स्क्वायर, ये माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। इट इज वर्क डन। तो ये वर्क डन यहां पर आया। यहां के कैरेक्टर कौन सा था? यहां का कैरेक्टर था पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को दिखा रहे कैपिटल यू से। तो कैपिटल यू क्या है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग, इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू स्प्रिंग। ये एक डायलॉग था। तो ये होती है, कोई डिफिकल्ट नहीं था, जैसा था हमारी कंडीशन वैसा कर दिया। अब इसी के थ्रू देखते हैं नेक्स्ट, ग्रेविटेशन की वजह से। ग्रेविटेशन में वेरिएबल है कि कांस्टेंट? कांस्टेंट है। देखो, जो यहां पर फोर्स ग्रेविटी की उतनी फोर्स ग्रेविटी की यहां पर, उतनी फोर्स ग्रेविटी की यहां पर। सबूत क्या? इसको छोड़ के देखो तो यहां पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन g होता है, हर जगह सेम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कांस्टेंट होता है। इट इज फॉर वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स। और यहां जो करने वाले हैं वो होगा कांस्टेंट फोर्स के लिए। और कांस्टेंट फोर्स के लिए तो बड़ा आसान है, हमें कैलकुलस यूज ही नहीं करना। तो W इक्वल्स टू F इंटू में डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट? H, 0 से शुरू किया और H हाइट पर लेकर आ गए, H का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। फोर्स कितना? ग्रेविटी के कारण फोर्स mg और ये H हो गया mgh। और ये चीज क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh। ठीक है। अगर ये H1 से H2 होता तो H2 माइनस H1। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन एनर्जी के इक्वल तो होता है, लेकिन चेंज, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी। ये तो कोई भी एनर्जी हो, सिंपल वर्क डन के फॉर्मूले से, जैसा फोर्स वैसा हमने रख दिया, यहां जैसा फोर्स वैसा रख दिया, फिर कैलकुलेशन बदल गई। ठीक है, ओके, थोड़ा सा देख लो आप। अब इसके बाद एक और खूबसूरत टॉपिक है, वो देखो क्या। एक बॉल को हम ऐसे थ्रो करते हैं, जब ऊपर थ्रो करेंगे तो उसकी कुछ स्पीड होगी स्टार्टिंग की, और जब ऊपर जाएगी तो ग्रेविटी इसको नीचे खींचती है। तो जब वो ऊपर जा रही है, ग्रेविटी उसकी स्पीड को कम करता है, ऊपर जाती है, ग्रेविटी नीचे खींचता है। तो आखिरकार ऊपर जाते 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 उस ऑब्जेक्ट का ऊपर जाना बंद हो जाता है। ऊपर जाना बंद मतलब स्पीड 0। और ये कैसे हुआ? क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही है, स्पीड 0। उसके बाद फिर ये नीचे आता है, और जब नीचे आता है तो ग्रेविटी खींचती है नीचे, फोर्स लगाती है। तो नीचे आते वक्त फोर्स नीचे लगती है, और जहां फोर्स लगती है वहां पर स्पीड बढ़ती है, एक्सेलरेट होता है। तो नीचे आते वक्त स्पीड इंक्रीज होती है, स्पीड बढ़ती जाती है। ठीक है। अब यहां से एनर्जी के बारे में सोचते हैं। इसको हमने जब थ्रो किया तो यहां पर थ्रो, यहां से थ्रो किया, एकदम ताकत लगाई हमने, तो यहां की स्पीड सबसे ज्यादा थी। कितनी ज्यादा थी? तो हमने बोला कि वो u थी, एकदम मैक्सिमम। ठीक। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ mu²। जब ये यहां पर था तो ग्राउंड से, जमीन से इतना सा ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी ना के बराबर। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 थी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। जब ये ऊपर पहुंच गया, ऊपर के वक्त स्पीड बढ़ना बंद हो गई, और काइनेटिक एनर्जी तो स्पीड की कैरेक्टर है, स्पीड खत्म तो काइनेटिक एनर्जी भी खत्म, और ये एकदम हाइट पर आ गया ऐसे। तो सबसे ज्यादा क्या हो गई? और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, mgh मैक्सिमम। फिर ये नीचे की तरफ आता है, इसकी स्पीड बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, लेकिन क्या हो रहा है? साथ साथ हाइट भी कम हो रही है। हाइट जितनी कम उतना पोटेंशियल कम होती जाएगी।
तो बीच रास्ते में हमने पूछ लिया कितना पोटेंशियल कितना काइनेटिक, तो हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो गई और काइनेटिक एनर्जी भी हाफ है, 0 से बढ़ के हाफ हो गई। जितना नीचे आएगा काइनेटिक बढ़ती जा रही है, पोटेंशियल कम होती जा रही है क्योंकि हाइट कम हो रही है। और टकराने से पहले ये बात जरूरी है, बिफोर इंटरेक्शन, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? एकदम मैक्सिमम, क्योंकि नीचे आते 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 फोर्स बहुत लग रही है, कंटिन्यू लगती जा रही है, ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और टकराने से पहले स्पीड सबसे ज्यादा। जैसे ही टकराएगा सब खत्म, तब वहां पर साउंड निकलेगा, हीट निकलेगा, ऑब्जेक्ट टूट जाएगा। तो वो सब हमें नहीं सोचना, हमें सोचना है कि टकराने से पहले क्या होगा। टकराने से पहले काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल 0। इस पूरी कहानी में नोट करने वाली बात यह थी कि जहां पर काइनेटिक 0 थी वहां पोटेंशियल मैक्सिमम, और जहां काइनेटिक मैक्सिमम था वहां पोटेंशियल 0। तो एक बात समझ गए, हम ये समझ गए कि एनर्जी जो है बदल रही है, ये भी काइनेटिक एनर्जी खत्म, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। ये बात सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला अभी कि काइनेटिक एनर्जी फिनिश। लेकिन एक बात जो हमने पहले पढ़ा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि एनर्जी ना तो बन सकती है ना तो खत्म हो सकती है। यहां तो खत्म हो गई, ये क्या था फिर? एनर्जी जब खत्म नहीं हो सकती तो काइनेटिक कैसे खत्म हो गई? तो एक बात याद रखो, जिस एनर्जी की बात हम करते हैं वो होती है टोटल एनर्जी, इसी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ये किसी सिस्टम की, किसी ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। ये एनर्जी का होता है फॉर लॉ जिसको हम पढ़ते थे। तो टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आप कभी भी एनर्जी बोलोगे तो टोटल एनर्जी के लिए होता है वो, क्योंकि यहां तो पता लगता है साफ साफ कि ये खत्म हो गया, लेकिन वो काइनेटिक है, टोटल नहीं है। तो टोटल एनर्जी क्या होती है किसी सिस्टम की? अभी दो कौन कौन सी है? केवल काइनेटिक और पोटेंशियल। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा पूरा मैक्सिमम। देखो, जब ये 0 तो वो 100, तो टोटल कितना रहा अभी भी 100, और जब ये 50 वो भी 50, बस। इसलिए ये भी अभी भी कितना रहा 100। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिस्टम का होता है, अर्थ की होती है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी प्रोसेस हो रही है। जब ये टकराएगा, हीट निकलेगा, साउंड निकलेगा, तो सिस्टम कौन है? पूरा यूनिवर्स। हमारा नेचर क्लोज सिस्टम है, नेचर की बात होती है। नेचर, यूनिवर्स एक क्लोज सिस्टम है जहां पर एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। वो काइनेटिक से पोटेंशियल बन सकती है, टकराएगी तो काइनेटिक और पोटेंशियल से साउंड बन सकता है, हीट बन सकता है, लेकिन वो भी एनर्जी होती है। तो पूरा यूनिवर्स की एनर्जी टोटल फिक्स रहती है। इसको अगर लिख लें हीट एनर्जी प्लस साउंड एनर्जी, तो अगर ये दोनों खत्म हो गई तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये दोनों बैलेंस करके 100 कर देगा। ठीक है, ऐसी प्रोसेस होती है। सोचो कि एक ऑब्जेक्ट टकराता है, आवाज ज्यादा नहीं निकलती, तो क्या निकलेगा ज्यादा? हीट। और जब आवाज ज्यादा निकल गई तो क्या कम निकलेगी? हीट कम निकलेगी। अगर टोटल एनर्जी हमें पता है तो ये आपको लॉ अच्छे से आना चाहिए। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। और कंजर्वेशन का मतलब ही होता है कि वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, ना तो बनाया जा सकता है। मोमेंटम के केस में भी यही था कि एक सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता है इंटरनल फोर्स के एप्लीकेशन में। अब यहां जो सिस्टम है, अगर लिखें कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये जो सिस्टम है ना, असल में ये सिस्टम कौन है? नेचर, खुद यूनिवर्स। ये यूनिवर्स है सिस्टम पूरा। और मोमेंटम के केस में एक कैरम बोर्ड होता है, एक बस होती है छोटा छोटा, और ये पूरा यूनिवर्स।
ठीक है, इसके साथ एक और चीज देखते हैं। एनर्जी की कैलकुलेशन कर चुके हैं, ठीक है। जब कैलकुलेशन कर चुके हैं तो एक फिजिकल क्वांटिटी हुई। इस क्वांटिटी को नापेंगे किसमें? नापने का रेफरेंस क्या है? ऐसा यूनिट क्या होती है? एक ग्लोबली रेफरेंस। ग्लोबल का मतलब पूरे वर्ल्ड, अर्थ पर, पूरे अर्थ पर वो माना जाता है कि एनर्जी को लोग इसमें बोलेंगे, जूल में। ठीक, तो जूल क्या है इसकी? एसआई यूनिट। 25 जूल 25 की एनर्जी, 30 जूल 30 की एनर्जी। ठीक है, अब यहां से हम एक बात जानते हैं कि वर्क डन और एनर्जी की कैलकुलेशन सेम है, तो इसकी जो यूनिट वही इसकी भी यूनिट। 25 जूल वो वर्क डन भी हो सकता है, 25 न्यूटन मीटर एनर्जी भी हो सकती है। तो कंफ्यूज नहीं होना, जो वर्क डन के लिए वो एनर्जी के लिए। ठीक, अब यहां से एक सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो फिजिक्स के लिए, फिजिक्स के रूप से, अगर फिजिक्स की नजर से देखें हम, तो एक ऐसी बात है वो जो बात किसी को हजम नहीं होती, कोई इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें वो बात दोनों अलग अलग पढ़नी होती है। वो कौन सी बात है? तो वो है बात मास की और एनर्जी की। ये दोनों क्वांटिटी हम अलग अलग पढ़ते हैं, और अभी हमने वर्क और एनर्जी को इक्वल दिखाया। ये बात हम इसको जब पढ़ेंगे तो एक बहुत ही ग्रेट फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने मास और एनर्जी इन दोनों को एक ही बताया कि मास और एनर्जी एक ही होती है। और ये फिजिक्स में नया रिवॉल्यूशन था। आइंस्टाइन से पहले हम मानते थे कि मास और एनर्जी अलग अलग होता है। ये चीज क्या है मास एनर्जी के बारे में, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आराम से।